स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 18 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, इसके नए हेड कौन अपॉइंट हुए हैं? तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के नए हेड अपॉइंट हुए हैं प्रमोद बोडो। कौन अपॉइंट हुए हैं? प्रमोद बोडो। ये देखिए, ये हैं प्रमोद बोडो। यही बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के नए चीफ यानी हेड अपॉइंट हो गए हैं। अगर बोडोलैंड की बात करें तो ये बोडोलैंड असम का एक क्षेत्र है। असम में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगिरी। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनता है। उसी के चेयरपर्सन यानी हेड अपॉइंट हुए हैं प्रमोद बोडो। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, 2003 में जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है इसको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का दर्जा दिया गया था। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली पवन हंस का जो MI-17 हेलीकॉप्टर है उसने अपनी नई सर्विसेज किस सिटी के लिए स्टार्ट की हैं? तो नई सर्विसेज पवन हंस ने स्टार्ट की हैं कारगिल से। कहाँ से स्टार्ट की है? कारगिल से। ये जो पवन हंस का Mi-17 हेलीकॉप्टर है ये कारगिल से श्रीनगर जो जम्मू का एरिया है वहाँ तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो आप देखिएगा, रिसेंटली Mi-17 जो कि पवन हंस हेलीकॉप्टर का एक पार्ट है उसने कारगिल से श्रीनगर के लिए अपनी सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं। इसका मतलब किराया क्या होगा? अगर पर पैसेंजर कॉस्ट देखी जाए तो 9,000 रुपीज़। कितना? 9,000 रुपीज़ का किराया होगा। देखिए, पवन हंस एकमात्र हेलीकॉप्टर सर्विस है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत ऑपरेट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी 1985 में पवन हंस हेलीकॉप्टर्स की। क्योंकि कारगिल से इसने अपनी सर्विसेज स्टार्ट की है तो आप याद रखिएगा, लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है लेह और दूसरा है कारगिल। लद्दाख इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि 15 दिनों के लिए लोसार फेस्टिवल की स्टार्टिंग की गई है लद्दाख में। लोसार फेस्टिवल, इसको लद्दाख की बुद्धिस्ट कम्युनिटी लद्दाखी न्यू ईयर के रूप में मनाती है, लोसार फेस्टिवल। तो आप देखिएगा, रिसेंटली लद्दाख में लोसार फेस्टिवल को लॉन्च कर दिया गया है वहाँ की बुद्धिस्ट कम्युनिटी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागपुर ऑटो इंजीनियरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड, इसका फाउंडेशन स्टोन किसके द्वारा लेट डाउन किया गया है? तो रिसेंटली नागपुर ऑटो इंजीनियरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडेशन स्टोन यानी आधारशिला नितिन गडकरी ने रखी है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। रिसेंटली नितिन गडकरी ने वर्चुअल तरीके से नागपुर ऑटो इंजीनियरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड की आधारशिला रख दी है। ये जो क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड यानी नागपुर ऑटो इंजीनियरिंग क्लस्टर है ये MSME के क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। MSME के तहत कई सारे क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं, उसी के तहत नागपुर में ऑटो इंजीनियरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड को भी सेटअप किया जाएगा। इसकी आधारशिला नितिन गडकरी ने रखी है जो कि हमारे MSME मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रा जो कि एक डेडिकेटेड SSA है, रिसेंटली इसको इसरो द्वारा स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तो नेत्रा को स्थापित किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पे स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। रिसेंटली इसरो ने नेत्रा को स्थापित कर दिया है। अगर नेत्रा का फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो ये है नेत्रा का फुल फॉर्म। ये एक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर है। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए, ऑर्बिटल में कोई भी सैटेलाइट चक्कर काट रहा है तो नेत्रा के पास वो कैपेसिटी है जिससे इस सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है कि सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में किस लोकेशन पे है। तो आप देखिएगा, रिसेंटली नेत्रा को सेटअप किया गया है, सॉरी हैदराबाद में नहीं, बेंगलुरु में। बेंगलुरु का जो ट्रैक सेंटर है यानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर, वहीं पर इस नेत्रा को सेटअप किया गया है। तो आप ये सही कर लीजिएगा, नेत्रा को बेंगलुरु में सेटअप किया गया है। ये सैटेलाइट को ट्रैक करेगा उनके ही ऑर्बिट में। US, रशिया और यूरोप के बाद इंडिया 4th कंट्री बन गया है जिसके पास सैटेलाइट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है नेत्रा। इसरो ने लॉन्च किया है। तो इसरो ने 2 दिन पहले ही एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 भी लॉन्च कर दिया था। ये 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट था इंडिया का। आप देखिएगा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। फादर ऑफ इंडियन स्पेस कौन है? विक्रम साराभाई। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, जहाँ पे नेत्रा को स्थापित किया गया है। वर्तमान में इसरो के डायरेक्टर कौन है? के सिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली UNDP द्वारा HDI 2020 को रिलीज कर दिया गया है। आपको पता है HDI 2020 में किस कंट्री ने टॉप किया है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 इसको टॉप किया है नॉर्वे ने। किसने टॉप किया है? नॉर्वे फर्स्ट प्लेस पे है, आयरलैंड सेकंड प्लेस पे है। इंडिया की रैंक क्या है? तो इस बार के HDI 2020 में इंडिया की रैंक है 131st। 2019 वाले में इंडिया की रैंक क्या थी? तो 2019 में इंडिया की रैंक थी 129th। तो इंडिया को 2 प्लेसेस का नुकसान हुआ है, 2 पायदान इंडिया नीचे आ गया है HDI 2020 में। तो आप देखिएगा, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने
HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 रिलीज़ कर दिया है, जिसमें इंडिया 2 पायदान नीचे आ गया है। ये HDI जो रिलीज़ किया जाता है वो 3 पैरामीटर्स पर रिलीज़ किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये जरूर आप याद रखिएगा। रिलीज़ कौन करता है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज़ करता है। अगर बात करें इसकी तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में UNDP के हेड कौन है? आशिम स्टीनर इसके हेड हैं। तो आप याद रखिएगा HDI 2020 को नॉर्वे ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMSSS स्कीम। ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए। आपको बताना है AICTE द्वारा PMSSS स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनके द्वारा प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। कब लॉन्च किया गया था? 2011 में PMSSS स्कीम को लॉन्च किया गया था। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है। चर्चा में क्यों है? रिसेंटली AICTE ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको PMSSS स्कीम के तहत 20,000 रुपये का एक मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाएगा। क्यों? ताकि वो ऑनलाइन एजुकेशन कर सकें। तो 20,000 का मेंटेनेंस अलाउंस जो है दिया जाएगा PMSSS स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को। किसने अनाउंस किया है? AICTE ने। AICTE इस समय चर्चा में क्यों है? क्योंकि AICTE और UGC का मर्जर हो रहा है। कब से इफेक्ट में आएगा? 2021 से। नई संस्था का नाम क्या है? हीरा, HEERA। हीरा का फुल फॉर्म क्या है? हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी। तो नई संस्था का नाम है देखिएगा, AICTE और UGC के मर्जर से बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क रिसेंटली PM मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। आपको बताना है इस हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की टोटल कैपेसिटी कितनी है? तो इस पार्क की कैपेसिटी है 30,000 मेगावाट या फिर 30 गीगावाट। देखिए हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क क्यों? क्योंकि सोलर पावर और विंड एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा। इंडिया का टारगेट है 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना और वहीं 2030 तक इसको बढ़ाकर 450 गीगावाट करना। तो इसको देखते हुए इंडिया कई सारे इनिशिएटिव ले रहा है, जिसमें से एक है आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जिसको गुजरात के कच्छ में इनॉग्रेट किया गया है PM मोदी द्वारा। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में। अच्छा, ये जो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है इसका टोटल साइज़ क्या है? 1,80,000 एकड़ में ये फैला है, इसीलिए तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। आपको याद रखना है। PM मोदी ने कुछ दिन पहले ही गुजरात में एक सूर्योदय स्कीम भी लॉन्च की थी। किसानों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए सूर्योदय स्कीम PM मोदी ने गुजरात में ही लॉन्च की थी। देखिए आप, लक्ष्य भारत का ऊर्जा गुजरात की, ये गुजरात के हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का थीम भी है। CM कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का नया वाइस प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया है? तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU का नया वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है SS वेम्पाथी। शशि शेखर वेम्पाथी को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। तो आप याद रखिएगा, ये अभी तक जो प्रसार भारती है उसके CEO हैं शशि शेखर वेम्पाथी। अब ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ABU की बात करें, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर मलेशिया में है। प्रेसिडेंट कौन है इसके? इब्राहिम एरन ABU के प्रेसिडेंट हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? SS वेम्पाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक द्वारा कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए अपने सेकेंड ऑपरेशन के तौर पर इंडिया को कितना असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है? तो विश्व बैंक द्वारा सेकेंड फेज के तौर पर या फिर सेकेंड ऑपरेशन के तौर पर इंडिया को $400 मिलियन दिया गया है। कितना? $400 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिया है इंडिया को सेकेंड ऑपरेशन के तौर पे। फर्स्ट ऑपरेशन में कितना दिया था? $750 मिलियन। तो $1150 मिलियन अब तक वर्ल्ड बैंक दे चुका है इंडिया को कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए। ये जो $1150 मिलियन दिया गया है, ये वर्ल्ड बैंक की IDA ब्रांच ने दिया है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसने दिया है इंडिया को ये कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 189 मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मैलपास। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? कार्मेन रीनहार्ट, अभी अपॉइंट हुए कुछ दिन पहले। और MD और CFO कौन है? अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसाई द्वारा रिसेंटली
फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम, इसका अप्रूवल दे दिया गया है। आपको बताना फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम इसको लॉन्च किया था QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम को लॉन्च किया था। पर्पस क्या था, जो हमारा फूड होता है उसकी रेटिंग प्रोवाइड करना, यानी कितना हाइजीन है इसके हिसाब से, कितनी शुद्धता है, कितना प्योर है, उसके हिसाब से उसकी रेटिंग की जाएगी 1 से लेकर 5 के बीच में। अभी तक इसका अप्रूवल नहीं मिला था, अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका अप्रूवल दे दिया है, तो फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम को रन किया जाएगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। फसाई के विषय में तो हम लोग हमेशा ही पढ़ते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज बढ़ते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और QCI के चेयरपर्सन कौन है, आदिल जैनुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने NER-PSIP स्कीम के लिए कितना फंड एलोकेट किया है, तो NER-PSIP स्कीम के लिए टोटल 6700 करोड़ का फंड एलोकेशन हुआ है। कितना, 6700 करोड़ का अप्रूवल मिला है NER-PSIP स्कीम, यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्कीम के लिए। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्कीम है, इसको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। पर्पस क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 6 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसके बाद नागालैंड और मणिपुर, इन 6 स्टेट्स में ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी को इम्प्रूव करना। तो आप देखिएगा NER-PSIP स्कीम के लिए 6700 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है कैबिनेट द्वारा। और ये जो 6700 करोड़ है, इसमें 50% जो है वर्ल्ड बैंक भी प्रोवाइड किया गया है। तो आप देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है। ये स्कीम जो है ये 2011 में अप्रूव की गई थी और अभी तक इस पर काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI द्वारा रिसेंटली उदय कोटक को दोबारा कोटक महिंद्रा बैंक का MD एंड CEO अपॉइंट कर दिया गया है। कितने वर्षों के लिए, तो ये हैं उदय कोटक, इनको एक बार फिर से 3 वर्षों के लिए, कितने, 3 वर्षों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक का MD एंड CEO अपॉइंट कर दिया गया है। एक बार में 3 वर्ष के लिए ही बन सकते हैं, तो फिर से दोबारा अपॉइंट किए गए हैं 3 वर्षों के लिए उदय कोटक जी, कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO। तो आप देखिएगा, मैं अगर बात करूं कोटक महिंद्रा बैंक की, तो जो इसका कोटक फिनांस मैनेजमेंट है, उसने इंडिया का फर्स्ट रीट फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो 2003 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, सभी की तरह मुंबई में है, और MD एंड CEO फिर से बन गए हैं हमारे उदय कोटक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार UNEP के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2020 से कितने लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, या फिर कितने लोग नॉमिनेट किए गए हैं UNEP के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए। तो इस बार टोटल 6 लोगों को, कितने, 6 लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। आप याद रखिएगा, 6 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी कंट्री के PM है, कोई इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है, लेकिन आप याद रखिएगा 2019 में मेरे ख्याल से PM मोदी को दिया गया था चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। अब इस बार 6 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि 2005 से ये अवार्ड दिया जाता है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, टोटल 5 कैटेगरीज में दिया जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा। 2000 से पहले इसमें यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता है। UNEP की बात करें, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केन्या में है, और वर्तमान में UNEP के हेड कौन है, इंगर एंडरसन। ये हैं फेमस पर्सनालिटीज़, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं श्रीपति कन्हाले, कौन, श्रीपति कन्हाले। देखिए, इंडिया के फर्स्ट हिंद केसरी कहलाए थे। हिंद केसरी मतलब पहलवानी से रिलेटेड थे। इंडिया के फर्स्ट हिंद केसरी कहलाए थे, जाने मारे रेसलर थे श्रीपति कन्हाले। कहाँ से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो आप देखिएगा, हिंद केसरी का टाइटल इनको 1959 में मिला था। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट हिंद केसरी श्रीपति कन्हाले का निधन हो गया। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। दूसरे हैं चार्ली प्राइड, ये देख लीजिए, ये हैं चार्ली प्राइड, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। ये US के फर्स्ट अश्वेत म्यूजिक कंपोजर थे, US के फर्स्ट ब्लैक म्यूजिक कंपोजर थे चार्ली प्राइड, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया ने किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनरेगा को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट द्वारा NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ $1 बिलियन, कितना,
1,00,000 करोड़ रुपए, $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट किया गया है। जो MG नरेगा स्कीम है उसको फंडेड प्रोवाइड की जाएगी इस $1 बिलियन से। तो आप देखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत मनरेगा के लिए रिसेंटली NDB के साथ $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट किया गया है। अब जैसे ही आ जाएगा तो इसका यूटिलाइज किया जाएगा रूरल एरियाज़ में। तो रूरल एरियाज़ में किया जाएगा यानी मनरेगा के तहत किया जाएगा। NDB की बात कर लेते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। 2014 में फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, बीजिंग में नहीं है, याद रखिएगा, संघाई में है। इसके फाउंडर मेंबर वही 5 कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स। और इसमें इसके प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस प्राडो ट्रोजियो, मार्कोस प्राडो ट्रोजियो। यह क्वेश्चन है, रिसेंटली डाबर च्यवनप्राश का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? कौन बने हैं? तो ये देख लीजिए, पहचान गए होंगे आप। किसी ने फोटो जो है इसकी एडिट की है, यहाँ डाबर च्यवनप्राश पकड़ा दिया है। हालांकि ये जो शर्ट है ये हार्पिक जो हार्पिक है ना उसके ऐड में यूज़ की जाती है अक्षय कुमार द्वारा। तो डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार। आप देखिएगा, आमिर खान, ये 2 संस्थाओं के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, एक सीएट टायर्स और दूसरा है वेदांतु जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। दूसरे कौन है? सचिन तेंदुलकर, ये पेटीएम फर्स्ट गेम्स होता है ना उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और ये एलेक्सा जो है, अमिताभ बच्चन ने एलेक्सा को अपनी वॉइस दे दी है। तो ये सारे याद रख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS हिमगिरी, रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है मधुलिका रावत द्वारा, जो कि जनरल विपिन रावत की वाइफ हैं। हमारे इंडिया में जितने भी नेवल शिप होते हैं किसी लेडी के द्वारा ही इनको लॉन्च किया जाता है। तो रिसेंटली मधुलिका रावत ने INS हिमगिरी को लॉन्च कर दिया है। आपको बताना है, INS हिमगिरी को GRSE द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि कहाँ स्थित है? तो GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। तो आप देखिएगा, GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कोलकाता में स्थित है। इसी के द्वारा INS हिमगिरी को बनाया गया है। और INS हिमगिरी को किसने लॉन्च किया है? मधुलिका रावत ने। INS हिमगिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। देखिए, प्रोजेक्ट 17A के तहत टोटल 7 नेवल शिप बन रहे हैं, जिनमें 4 आपका मझगांव जो डॉकयार्ड लिमिटेड है मुंबई वाला वो बना रहा है, और 3 आपका GRSE बना रहा है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत टोटल 7 शिप बनने हैं, जिसमें 3 आपका GRSE बनाएगा और 4 MDL मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाएगा, जिसमें से INS हिमगिरी पहला है, यानी अभी 6 और बनने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उमर क्रेमलेव ने रिसेंटली AIBA प्रेसिडेंट के तौर पर मोहम्मद मुस्तसेन को रिप्लेस कर दिया है। यानी उमर क्रेमलेव ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बनने हैं। आपको बताना है, उमर क्रेमलेव किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो उमर क्रेमलेव बिलोंग करते हैं रशिया से। कहाँ से? रशिया का जो बॉक्सिंग फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट थे उमर क्रेमलेव। अब ऑल इंडिया नहीं, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होंगे। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? उमर क्रेमलेव, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। उमर क्रेमलेव ने किसको रिप्लेस कर दिया है? मोहम्मद मुस्तसेन को रिप्लेस कर दिया है, जो कि मोरक्को से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करें, AIBA 1946 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? उमर क्रेमलेव, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। ये हैं आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।